हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो एवरीवन। यू आर वाचिंग मैथ विद दीपक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आए थे चैप्टर 1 से रिलेटेड। क्योंकि इससे पहले मैं चैप्टर 1 के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जो आपके 2025 मार्च 2025 में जो पेपर्स हुए थे, जितने भी पेपर्स थे अलग अलग रीजन्स के, उनके जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैंने उस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको वो देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो आपको हर तरह के क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए। और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए स्टैंडर्ड लेवल की जो 2025 में क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू चैप्टर 1, उनके बारे में, चाहे वो एमसीक्यू है, असर्शन, रीजन है या फिर सब्जेक्टिव टाइप है। अब देखिए, हो सकता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने एक्सरसाइज या प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए होंगे, फिर भी वो क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द एमसीक्यू नंबर 1। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज a equals to x cube y square and b equals to x y cube, and where x and y are prime numbers, then HCF of a and b is। तो बेसिकली आपको क्या दे रखा है कि कोई दो नंबर हैं a एंड b और इनका एक तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है। मुझे कैसे पता चला ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा है कि x और y जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और अगर ये प्राइम नंबर्स है तो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स को जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि आपको इन दो नंबर्स यानी ए और बी का सिंपली क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपके लिए शायद 30 सेकंड के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी हम किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ का सिंपल फंडा ये होता है कि जो भी उसके प्राइम फैक्टर्स है, जिन भी दो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं उनके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर को हमें लेना है। तो आप देखें, ए और बी की हम बात करें, इसका हमें एचसीएफ लेना है। इनके जो प्राइम फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं सर? यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और यहाँ एक्स वाई क्यूब है। तो मुझे बताइए क्या एक्स दोनों में कॉमन है? मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए के अंदर है मेरे पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी के अंदर है मेरे पास एक्स वाई क्यूब। हालांकि आपको वहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर मुझे समझाना है तो मैं लिख के आपको समझाता हूँ। तो आप देखें, एक्स दोनों में कॉमन है, वाई भी दोनों में कॉमन है। अब हमें बस करना ये है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लोएस्ट पावर को देखना है। तो अगर आप देखें, एक्स की यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं, मतलब पावर 1 है, तो ये हो गई इसकी लोवेस्ट पावर यानी एक्स हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखिए वाई की, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो लोवेस्ट कौन सी हुई सर? वाई स्क्वायर हो गया। तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये मेरा बेसिकली क्या आ जाएगा, ये मेरा एच सी एफ आ जाएगा। क्योंकि एच सी एफ पर लोवेस्ट पावर रेट देखनी होती है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो आप देखेंगे इसमें एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी। तो बी मेरा क्या आ गया, इसका सिंपली आंसर आ गया। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, क्योंकि मैंने ये सारे कंसेप्ट जो है ना आपके एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 के जब हम क्वेश्चन कर रहे थे बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, वो वीडियो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर यानी एमसीक्यू नंबर 2 की। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग द रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। बहुत सारे बच्चे होते हैं सर, इस क्वेश्चन में सर समझ में नहीं आता एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। अब देखो, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से यहाँ पर समझ में आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, स्वयं पर मार्क कर सकते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, यानी कह रहा है कोई ऐसा बड़ा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है। अब सब यहाँ पे लार्जेस्ट भी कह रहा है, डिवाइड्स भी कह रहा है, तो सर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप इसको देखिए, ये क्या कह रहा है, कोई नंबर डिवाइड कर रहा है किसको, 70 और 125। तो एक यहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी बनता है कि डिवाइड कर रहा है तो सर ये छोटा नंबर है। ठीक है, पर आप बोलो कि सर हमें कैसे पता, बड़ा नंबर भी तो डिवाइड कर सकता है। मुझे ऐसा पता चल रहा है क्योंकि इसने ये कहा ना कि जब वो डिवाइड कर रहा है तो उसके बाद रिमाइंडर्स भी बच रहे हैं 5 और 8। तो इसका मतलब कोई नंबर जो डिवाइड करता है इसका मतलब वो फैक्टर है। और फैक्टर है मतलब जब फैक्टर की बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं, हम एचसीएफ की बात करते हैं। गेट से फुल फॉर्म में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है ना वो रिलेटेड है अगेन एचसीएफ से। ठीक है, अब करना क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे ये पूछेगा कि एक नंबर को अपन डिवाइड कर रहे हैं और इतना इतना रिमाइंडर बच रहा है तो क्या होगा वो नंबर, तो उस कंडीशन में आपको सिंपली क्या करना है, पहले तो जो रिमाइंडर्स है ना इनको जो गिवन नंबर है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्योंकि 5 जो रिमाइंडर है वो किसके लिए, 70 के लिए है, और 8 जो रिमाइंडर है किसके लिए है, वो 125 के लिए। तो आपको करना क्या है, पहले इसको लेस करना है। तो आप क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग द रिमाइंडर्स फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन वैल्यू। 70 में से मैंने -5 किया, मेरे पास कितना आएगा, 65। ठीक है, 125 का रिमाइंडर 8 है तो 125 -8 किया तो मेरे पास कितना आया, 133। हमने क्या किया, वी आर सब्ट्रैक्टिंग द रिमाइंडर्स, सब्ट्रैक्टिंग द
रिमाइंडर्स फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन वैल्यू। सर इससे करने से क्या बेनिफिट हुआ, आंसर तो अभी तक भी नहीं आया। देखो अब आंसर निकालने के लिए मैंने अब क्या बताया था, ये वाली चीज़ याद रखना, फैक्टर निकाला नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, एचसीएफ निकाला। तो अब आपके पास जो, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस करना था, ये मैंने गलती से इसको ऐड कर दिया, जस्ट अ सेकेंड। ये था 65 और 125 माइनस 8 करेंगे तो ये आएगा 117। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इन दोनों का बेसिकली क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो एचसीएफ निकालने का फंडा वही है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ऊपर तो हमें दे रखा था, यहाँ पे हम निकाल लेंगे 65 का, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊँ। अब क्योंकि ये सब एमसीक्यू के अंदर है, तो आप ये मत सोचना सर हम डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू में हमें सिर्फ डायरेक्ट आंसर नहीं बताना होता है, सोल्यूशन हम रफ में करेंगे। तो यहाँ पे 65 अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 65 किसकी टेबल में आता है सर, 13 की टेबल में 5 टाइम्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 13, राइट। 117 अगेन ये भी आपको पता है कि 13 की टेबल में आता है, कितनी बार बताइए, 9 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 13। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पे अगर मुझे इसका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, तो मुझे एक तो कॉमन चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो आप देखिए कि 5 दोनों में कॉमन नहीं है, ओनली क्या कॉमन है सर, 13 कॉमन है। सर 13 कॉमन है, लेकिन 13 की लोवेस्ट पावर लेनी है यहाँ, तो पावर दोनों की सेम है, तो कोई भी आंसर हो जाएगा हमारा, चाहिए वाला ले लो चाहिए वाला नहीं। मेरा आंसर यानी कि जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 13 आएगा। तो ये मेरा क्या बन गया आंसर, ऑप्शन ए 13। अगर आपने वहाँ पे क्वेश्चन समझने में गलती कर दी, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पे गलती कहाँ होगी आपसे, अगर ये क्वेश्चन समझने में गलती कर दी, अगर आप नहीं पढ़ पाए कि ऐसे में क्वेश्चन है, आप वहाँ पे क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। अगर आप 70 और 125 का एलसीएम निकालने जाएंगे तो वो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जबकि आप वहाँ पे ये टिक कर कह देंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, मैंने आपको बताया इसने क्या कहा है, डिवाइड्स कर रहा है, मतलब ये फैक्टर की बात कर रहा है, छोटे नंबर की बात कर रहा है। हमेशा याद रखना एचसीएफ छोटा नंबर होता है, या तो दोनों अगर सेम टेबल में होंगे तो छोटा वाला, या उससे भी छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का। आई होप ये दो एमसीक्यू आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। तो ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, विच इज असर्शन एंड रीजन बेस्ड। असर्शन है मेरे पास, फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू, एचसीएफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 1 एंड एलसीएम पी एंड क्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। यानी कि ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो प्राइम नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ अगर 1 है तो क्या उनका एलसीएम होगा पी इंटू क्यू। मतलब अगर एचसीएफ 1 है तो क्या एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा। तो ये आंसर होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब हम आई थिंक बेसिक का हम पेपर सॉल्व करते हैं, वहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, उसमें हमने प्रूफ भी किया था ये क्वेश्चन को। देखते हैं रीज़न क्या है। और एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, HCF of AB into LCM of AB is equals to product of the given number। बिल्कुल ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फॉर्मूला है, दैट HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो दोनों ही आपके क्या होंगे, सही होंगे। और एक तरीके से जो रीज़न है वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अब यहाँ पे ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये लगा सर आपने इसको कैसे टिक कर दिया। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि दो नंबर लिए, एक नंबर लिया 3, एक नंबर लिया 7। अगर मैं इन दोनों का एच शेप निकालूँ तो सर इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ पे एच शेप क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम टेबल में आते ही नहीं, जिनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, क्योंकि 1 सभी के अंदर आता है। ठीक है ना, 1 इज़ द कॉमन फैक्टर फॉर ऑल ऑफ द नंबर्स। अब आप बात करेगा सर मुझे इनका एलसीएम निकालना हो, तो सर एलसीएम निकालने के लिए भी यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो सिंपली इनका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये सब हम प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप देखें, अब याद रखना कि अगर आपके पास ऐसे दो नंबर है जिनका एचसीएफ 1 है, मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उनका एलसीएम हमेशा उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। इसलिए ये फर्स्ट वाला भी सही है, और रीज़न तो हमारा सही है क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ते ही हैं इसको, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। बोथ आर करेक्ट एंड ए इज द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन अगेन इस टाइप का क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है हमारा, ये एक्सरसाइज 1.1 का सेम क्वेश्चन आया है, जो हमने एक्सरसाइज आई थिंक 5th या 6th नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा। ये हमने वहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के जब हमने वीडियोस बनाए थे उसमें हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। वहाँ पे हमने ये प्रूव किया कि नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मैं थोड़ा सा बस आपको ब्रीफ दे देता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा अगर और फैक्टर्स पॉसिबल हैं, तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। 2 तरीके के नंबर होते हैं, एक प्राइम
और प्राइम के अलावा जो बच जाते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो वहाँ पे मैंने पूरा प्रूफ इसको करवा रखा है, ठीक है। तो आप चाहे तो वहाँ से वीडियो देख सकते हो ना, आपकी बुक का बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इसको करके वीडियो को और लेंदी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट 3 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √7 इज इरेशनल। बहुत अच्छे से मैंने इस पर भी डिस्कस किया था कि जब भी आपको प्लस या माइनस वाले क्वेश्चन दे रखे होंगे या मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन दे रखे होंगे, वहाँ आपको स्पेसिफाई करके देते हैं कि √7 इज इरेशनल। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है और फ्री फॉरवर्ड के आपको एक तरीके से आप मान के चलिए कि 3 मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ ही लाइन्स आपको लिखनी है। मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखूंगा कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें क्या प्रूव करना है कि 5 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमें इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करना है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है कि जो आपको प्रूफ करना है उसका अपोजिट लेट कर लो। तो हमने लेट किया, लेट 5 + 2√7। अब यहाँ पे इरेशनल प्रूफ करना तो उल्टा ले लो, अपोजिट ले लो या रेशनल ले लो। इज रेशनल नंबर। तो अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 + 2√7 इज इक्वल टू p/q। भाई रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर वॉट, को प्राइम। ठीक है। अब सिंपली हमें करना क्या है, हमें बस इतने पार्ट को लेके चलना और इसी को सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है आपको, करना ये है कि बस इस √7 को एक तरफ रखना, क्योंकि इसने खुद ही कहा ना कि √7 क्या है, कि इरेशनल नंबर है। तो आपको इस क्वेश्चन का ट्रिक बताता हूँ, इसमें बस हमें इस तरीके से इस पूरे पार्ट को रीअरेंज करना है कि √7 एक तरफ रह जाए, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ चली जाए। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस बॉक्स वाली चीज़ को मुझे रीअरेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस 5 को ट्रांसफ़र करूँगा। ओके, तो अगले स्टेप पे 5 को ट्रांसफ़र करूँ, या प्लस का 5 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2√7 इक्वल टू p/q। जो 5 यहाँ प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे करना है एलसीएम। राइट हैंड साइड पे हम क्या लेंगे, एलसीएम। फिर अगला नंबर हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं, वी कैन पुट 1। अब q और 1 डिनोमिनेटर में आ गए, इनका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 1 के साथ जो नंबर होता है वो एलसीएम होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × p इज़ p, q × 5 इज़ 5q, और बीच में माइनस था तो हमने ये माइनस लगा दिया। अब हमें करना क्या, अगला स्टेप करना है, अगला नंबर ट्रांसफ़र करना है। ये मेरा अगला नंबर आ गया। सर ऐसा क्यों करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि √7 को हमें एक तरफ रखना है, दूसरे नंबर को दूसरी तरफ। इस 2 को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, देखो 2 तो इधर 7 के साथ, √7 के साथ मल्टीप्लाई में, और दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ एक तरफ तो बचेगा √7 और दूसरी तरफ मेरे पास पहले से था p - 5q/q, और साथ में अब मेरे पास नई वैल्यू जो यहाँ से दूसरी तरफ से आई है वो कौन सी आई है, 2 आ गई है। ये जो है ना, ये 2 इधर से यहाँ आ गया इसके साथ। ओके, तो सर इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये होगा बेटा कि अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरफ तो आ गया आपका √7, जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इरेशनल, यानी इरेशनल टाइप का नंबर है। और जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें इक्वल के, तो यहाँ पे p q से बने हुए या फिर डिजिट से बने हुए नंबर्स हैं, तो ये सब एक तरीके से इंटीजर्स हैं। कि ये सारे जो नंबर्स हैं ना, ये अपने आप में किस टाइप के नंबर्स को दिखाते हैं, रैशनल नंबर्स को दिखाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर आपस में क्या हो जाए, इक्वल। तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए हमने जो लेट किया था, हमारा जो जम्पशन था कि 5 + 2√7 वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और इस वजह से ये नंबर इरेशनल हो जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे, सो आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। Our assumption was wrong. Hence, this number 5 + 2√7 is, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, hence 5 + 2√7 is irrational। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि 5 + 2√7 जो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, और देखिए आपको 3 मार्क्स देके गया है। अब अगर आपको सिंगल वैल्यू का नंबर आता, तो सिंगल वैल्यू के ऊपर मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में जब हम बेसिक के लिए सॉल्व कर रहा था, उससे पहले जब हम एक्सरसाइज के लिए सॉल्व करते हैं, वहाँ पे मैंने बताया था, वहाँ पे आपको काफ़ी लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल नंबर होता है, कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं होता है। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें करता है, फैक्टर निकालना है और। बट यहाँ पे जब आपके पास प्लस वाला क्वेश्चन है, माइनस वाला क्वेश्चन है, डिवाइड वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, रूट वाली वैल्यू को एक तरफ रख के दूसरी वैल्यू को ट्रांसफ़र करके ईजिली ये वाला फंडा अपना सकते हैं कि एक तरफ ये रेशनल आ जाएगा और एक तरफ रेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो दिस इज़ द आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे दे रखा है प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल। अब क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी 2 से 3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ,
तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं सॉल्व किया आपके लिए, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है। अगेन दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर बुक। इसके अलावा जो मैंने बेसिक का वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा ये सोल्यूशन आपको करके बताया था स्टेप बाय स्टेप, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा हुआ था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद हम अगर आगे बात करते हैं, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ओके दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने जो भी चैप्टर 1 से रिलेटेड मार्च 2025 के क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के ऑफकोर्स मैंने क्वेश्चन लिए, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। आपको यहाँ से एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा अगर आप पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से देखें। मैंने अपने इस चैनल के ऊपर स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से लेके हर एक्सरसाइज का सोल्यूशन करवाया। उसके बाद यहाँ पे मैंने बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के मैंने बोर्ड लेवल के जो भी क्वेश्चंस आए थे पिछले साल बोर्ड में वो मैंने सॉल्व करवा दिए। आई थिंक एक अच्छा खासा आपको यहाँ से कंटेंट मिल चुका होगा। अब आपके ऊपर है कि आप यहाँ से कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है भाई। घूम फिर के क्वेश्चन यही आने हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इस चैप्टर में से आपके इजीली 6 मार्क्स कहीं नहीं जाना है, 6 मार्क का होता है ये, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।